डॉक्टर अंबेडकर हाशिए पर पड़े लोगों के वकील। वे विवरण और विश्लेषण के उस्ताद थे। उनके लिए कानून केवल तर्क वितर्क का अभ्यास नहीं था, बल्कि न्याय की खोज भी थी। अपने व्यस्त सार्वजनिक कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने एक समृद्ध प्रैक्टिस का निर्माण किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे एक समाज सुधारक और जाति व्यवस्था के खिलाफ योद्धा थे। जब हम उनकी जयंती मनाते हैं तो हमें उन्हें हाशिए पर पड़े लोगों के वकील और बेजुबानों की आवाज़ के रूप में भी याद रखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का कानून से संपर्क कई स्तरों पर था। एक वकील के रूप में, कानून के प्रोफेसर के रूप में, विधायक के रूप में, नीति निर्माता के रूप में, संविधान के निर्माता के रूप में और समाज सुधारक के रूप में। उन्होंने जिला अदालतों, रियासतों की अदालतों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की। वे बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून के प्रोफेसर और उसके बाद उसके प्रिंसिपल रहे। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विधानसभा के सदस्य थे। वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय कानून मंत्री थे। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने दलितों और मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए कई सामाजिक आंदोलनों और संघर्षों का नेतृत्व किया। अपने कई लेखों में उन्होंने मानव जीवन और समाज में कानून के उद्देश्य और भूमिका की अवधारणा प्रस्तुत की। 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत परिवार में जन्मे, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा में की और फिर मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की। भीमराव अंबेडकर मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने वाले अछूत समुदाय के पहले छात्र बने, जिसे उस समय एक कठिन परीक्षा माना जाता था। बाद में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी और ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी भी हासिल की। ग्रे इन द्वारा बार में बुलाए जाने से पहले उन्होंने लंदन में ग्रे इन में अध्ययन की 2 अवधि बिताई। उच्च शिक्षा के बाद भारत लौटने पर डॉक्टर अंबेडकर ने जुलाई 1923 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू की। उनके पास नामांकन के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उनके मित्र नवल भथेना ने उनकी मदद की और उन्हें आवश्यक 500 रुपये दिए। भथेना एक संपन्न पारसी परिवार से थे, जिनसे डॉक्टर अंबेडकर पहली बार कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय मिले थे। वे जीवन भर घनिष्ठ मित्र बने रहे, हालांकि उनके जीवन की दिशाएं अलग अलग थीं। भथेना उनके मित्र और परोपकारी बने रहे, जिन्होंने महत्वपूर्ण समय पर डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक मदद की, खासकर जब वे लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। ये वह समय था जब कई उच्च जाति के वकील जो राजनीतिक नेता थे, अपनी अपनी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, लेकिन गरीबी और अस्पृश्यता के कारण डॉक्टर अंबेडकर को यह विशेषाधिकार कभी नहीं मिला। वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उच्च योग्यता प्राप्त होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे हाई कोर्ट में आवश्यक सहयोग नहीं मिला, इसलिए उन्हें जिला न्यायालय में भी काम करना पड़ा। इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्हें लगभग 1.5 साल तक कोई ब्रीफ नहीं मिला। उनका कार्यालय बॉम्बे में पोयाबावड़ी में सोशल सर्विस लीग बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में था। बाद में उन्होंने अपना कार्यालय दामोदर हॉल, परेल की पहली मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया। ये वह समय था जब कई उच्च जाति के वकील जो राजनीतिक नेता थे, अपनी अपनी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, लेकिन गरीबी और अस्पृश्यता के कारण डॉक्टर अंबेडकर को यह विशेषाधिकार कभी नहीं मिला। वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। विदेश में अपनी पढ़ाई के लिए गए ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी भी उन पर थी। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक और एक बेहतरीन न्यायविद बन गए। निस्संदेह उन्होंने अदालत में वकालत करके अपनी आजीविका अर्जित की। वह विवरण और विश्लेषण के उस्ताद थे। उनके लिए कानून केवल तर्क वितर्क का अभ्यास नहीं था, बल्कि न्याय की खोज भी थी। अपने व्यस्त सार्वजनिक कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने एक समृद्ध अभ्यास स्थापित किया। उन्होंने दीवानी, फौजदारी और मानहानि के मामलों को संभाला और सभी प्रकार के कानूनी मामलों में हाथ आजमाया। उनके कुछ मामलों की चर्चा यहाँ की गई है। जदे और जावलकर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा। डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले के जीवन और कार्य से प्रभावित थे। डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले के जीवन और कार्य से प्रभावित थे, जो वर्गविहीन समाज और महिला उत्थान के पक्षधर थे। लेकिन वे महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुए। वे जीवन भर खुद को महात्मा फुले का अनुयायी मानते रहे। 1926 में उन्होंने महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन के उग्रवादी नेताओं केशवराव जदे और दिनकरराव जावलकर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्राप्त की। जावलकर ने देश के दुश्मन नामक पुस्तक लिखी थी। हालांकि वे समानता और सामाजिक सुधार पर फुले के जोर के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन राष्ट्रवाद के सवाल पर जावलकर उनसे अलग थे। उनके विचार में भारतीयों को अपने विदेशी ब्रिटिश शासकों को हटा देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नेतृत्व, क्योंकि इसने जनता को विभाजित रखा और अपने स्वयं के जातिगत हितों की तलाश की, कभी भी इस संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर पाएगा।
अपनी पुस्तक में जावलकर ने उस समय के अभिजात वर्ग के पूज्य नायक बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को देश के दुश्मन के रूप में वर्णित किया। जदे इसके प्रकाशक थे। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व पुणे के जाने माने वकील एडवोकेट एल.बी. भोपटकर ने किया। ट्रायल कोर्ट ने जदे और जावलकर को दोषी करार देकर जेल भेज दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी ओर से अपील दायर की और अपनी बेजोड़ दलीलों से केस जीत लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे लोकमान्य तिलक या चिपलूणकर के करीबी रिश्तेदार नहीं थे, और इस तथ्य पर भी जोर दिया कि तिलक और चिपलूणकर दोनों जीवित नहीं थे। न्यायाधीश इस तर्क से सहमत थे कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा मानहानि का मामला दायर करने का कोई आधार नहीं था, और परिणामस्वरूप जदे और जावलकर को रिहा कर दिया गया। चिरनेर जंगल सत्याग्रह 25 दिसंबर 1930 को चिरनेर जंगल सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। इस घटना में तहसीलदार और कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। सरकार ने 47 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाबा साहेब ने 4 बार मुकदमा लड़ा। उस समय उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन के लिए नियुक्त किया था। इसके बावजूद उन्होंने लोगों के हित के लिए सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने का फैसला किया। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य को एक संगठन के रूप में देखा जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखना है। इसे वंचित वर्गों को बेहतर अवसर प्रदान करके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अभाव और भय से मुक्ति का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए। न्याय के लिए उनका संघर्ष कानूनी अदालतों में उनके वकालत के अभ्यास में परिलक्षित होता है। 2 जून 1931 को मुकदमा शुरू हुआ। 2 दिनों तक लगातार बाबा साहेब ने अपने मुवक्किलों की बेगुनाही साबित करने के लिए करीब 10 घंटे तक दलीलें दीं। उन्होंने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सरकार की स्थिरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 2 जुलाई 1931 को 29 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और उन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई, जबकि बाकी को रिहा कर दिया गया। R.D. कर्वे के खिलाफ अश्लीलता का मामला। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज सुधारक रघुनाथ राव धोंडो कर्वे के खिलाफ दायर अश्लीलता के मामले में उनका बचाव किया था। कर्वे ने समाज स्वास्थ्य नामक पत्रिका प्रकाशित की जिसका उद्देश्य यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना था, बावजूद इसके कि इसके संवेदनशील विषय के कारण लोगों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। उन्होंने यौन शिक्षा की वकालत की। जिन विषयों पर आज भी फुसफुसा कर बात की जाती है उन पर कर्वे उन दिनों खुलकर बोलते थे। एक अधिकारी जो स्वयं को प्राच्य अनुवादक बताता था ने पत्रिका के दिसंबर 1933 के गुजराती संस्करण कुछ पत्राचारों के उत्तरों वाले भाग की कुछ सामग्री को अश्लील पाया और सरकार ने कर्वे के विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया। अब तक डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। उन्होंने महार सत्याग्रह, दलितों को चावदार झील और अन्य सार्वजनिक जल निकायों से पानी का उपयोग करने के अधिकार पर जोर देने के लिए, जो उन्हें करने से मना किया गया था, काला राम मंदिर सत्याग्रह, दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने और पूजा करने के अधिकार पर जोर देने के लिए, जो तब तक उनके लिए निषिद्ध था, गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौता किया। लेकिन फिर भी उन्होंने कर्वे का केस लड़ने का फैसला किया। उन्हें क्यों लगा कि कर्वे का बचाव करना जरूरी है? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने उस मुद्दे का समर्थन किया जिसके लिए कर्वे ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, यौन शिक्षा और परिवार नियोजन। किसी भी प्रगतिशील कार्यकर्ता के प्रति अपने निडर समर्थन को जारी रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने उनका केस लड़ने का फैसला किया। अपनी दलीलों में उन्होंने अदालत के ध्यान में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सम्राट बनाम विष्णु कृष्ण पुराणिक 1912 के मामले में की गई टिप्पणियों को लाया कि अश्लीलता सामग्री में नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के रूप में निहित है, और क्या अश्लील है और क्या नहीं यह उसके अर्थ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जिस तरह से कुछ कहा या लिखा जाता है उस पर निर्भर करता है। उन्होंने अश्लीलता के अर्थ के बारे में व्यापक तर्क दिए, लेकिन केस हार गए। श्रमिक वर्ग का मित्र डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गठित पहली राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र मजदूर पार्टी थी। उन्होंने और उनकी पार्टी ने जाति और आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सामंती खोती व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित एक शोषणकारी भूमि राजस्व प्रणाली जिसके कारण वास्तविक कृषकों को नुकसान हुआ। एक वकील के रूप में उन्होंने खोट के किराएदारों की ओर से मुकदमे लड़े। उन्होंने यूनियन नेताओं के खिलाफ दायर मामलों में ट्रेड यूनियन नेताओं का भी बचाव किया। उन्होंने कम्युनिस्ट नेता शामराव वी. पारुलेकर का अंबरनाथ में उनके द्वारा आयोजित हड़ताल के लिए फैक्ट्री मालिकों द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले में बचाव किया था। 1937 में उन्होंने खोती, महार वतन और हालिक बंधुआ मजदूरी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए बॉम्बे विधान परिषद में विधेयक पेश किया। उन्होंने 1938 के औद्योगिक विवाद अधिनियम का विरोध करने के लिए कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाया, जिसका उद्देश्य मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को सीमित करना था। वायसराय की परिषद में श्रम सदस्य के रूप में वे श्रम, सिंचाई, बिजली, सामाजिक कार्य और खानों के प्रभारी थे। उन्होंने औद्योगिक मजदूरों के दैनिक कार्य घंटों को 14 से घटाकर 8 कर दिया।
उन्होंने सवेतन छुट्टी का प्रावधान भी पेश किया और कुशल और अर्धकुशल मजदूरों के लिए रोजगार कार्यालय स्थापित किए। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा, मजदूरों के वेतन निर्धारण के मापदंडों की समीक्षा, श्रम कल्याण कोष, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश और कई अन्य ऐसे श्रम कल्याण उपायों पर विधेयक पारित करवाने और उन्हें लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य को एक ऐसे संगठन के रूप में देखा जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखना है। इसे वंचित वर्गों को बेहतर अवसर प्रदान करके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अभाव और भय से मुक्ति का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए मनुष्य के शाश्वत संघर्ष को महत्व दिया। न्याय के लिए उनका संघर्ष उनकी राजनीति, लेखन, शिक्षाओं और अदालतों में वकालत में परिलक्षित होता है। उन्हें हमेशा मानवाधिकारों के रक्षक और हाशिए पर पड़े लोगों के वकील के रूप में याद किया जाएगा। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।